अभियान। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा इकराम, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। आज का छोटा सा लेकिन एक इम्पोर्टेंट सबक हमारे सामने है, वो है इंग्लिश का असाइनमेंट। जैसा कि आप ख़ास तौर पर 12th वाले स्टूडेंट्स जानते होंगे कि हमारा एक तो पब्लिक एग्ज़ाम होता है और एक हमारा असाइनमेंट होता है। ये जो असाइनमेंट होता है ये 20 नंबरात का होता है, जो कि एक इम्पोर्टेंट और एक अहम नंबर है। आपके पास होने में जो है ये काफ़ी मदद करेगा। तो इसको करना भी काफ़ी आसान होता है। आपके पास ऑप्शन होता है, आप अच्छे से इसको पढ़ लें, देख लें, समझ लें, रिवाइज़ कर लें। वक्त होता है, अभी 31 तारीख तक आपको, इस महीने की 31 दिसंबर तक जमा करना है आपको अपने कोऑर्डिनेटर्स के पास। तो बहुत वक्त है, आप इसको आराम से करके खूबसूरत तरीन अंदाज में जैसा भी हो सके इसको आप जमा कर सकते हैं। तो आपको काफ़ी इससे नंबरात भी इससे मिल जाएंगे और आपको इससे बेनिफिट भी होगा, आप इससे बहुत कुछ सीख भी जाएंगे। तो मैं आज के सबक में आपको ज़रा सा वज़ाहत करना चाहूँगा कि किस तरीके से करना है आपको, और क्या क्या इसका पैटर्न है, क्या क्या इसके अंदर सवालात हैं, क्या क्या इसके जवाबात आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपका वो आएगा 3 और 2 का जो आया हुआ है, बल्कि इस साल जो आपकी वेबसाइट पर है NIOS की, वो ये है। ठीक है, इसमें शुरू के चंद सवालात जो हैं वो 2-2 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये 2 नंबर का है। हर क्वेश्चन में 2 ऑप्शन दिए गए, A भी ऑप्शन है और B भी है। इन A और B में से कोई एक करना है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन दोनों में से कोई एक ही करना है, दोनों नहीं करना है। तो 2 नंबर का ये है, और ये छोटा सा सवाल है, 40 से 60 लफ्ज़ का। मतलब ये है कि एक सेंटेंस में आपको, 1 से 2 सेंटेंस के अंदर अंदर आपको इसको कंप्लीट कर देना है। हर क्वेश्चन के साथ साथ वो क्वेश्चन कौन से लेसन में से आया हुआ है, वो लेसन भी यहाँ पर रेफरेंस के लिए मौजूद है। लेसन नंबर 19 जैसे या लेसन नंबर 2 जैसे यहाँ पर मौजूद है। तो अगर आप उस लेसन को भी तफसील पढ़ना चाहें, उसकी स्टोरी समझना चाहें, तो वो भी आप कर सकते हैं यकीनन, बल्कि करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप देखें अगर, तो 2 नंबर का है, 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 3 भी 2 मार्क्स का है। ये हो गया आपके 3 सवाल हो गए 2-2 नंबर के, ये हो गया आपके 6 नंबर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये 4 नंबर का है, आपके हो गए 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका 4 नंबर का है, ये हो गए 14 मार्क्स। फिर क्वेश्चन नंबर 6, ये सबसे बड़ा सवाल है, ये 500 लफ्जों में आपको लिखना है। ऊपर के जो 4-4 नंबर वाले सवाल हैं, ये 100 से 150 अल्फाज में, 100 to 150 वर्ड्स में आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपको 500 वर्ड्स में लिखना है, और ये आपका 6 मार्क्स का है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मार्क्स का ये वाला सवाल है। इसमें भी तमाम ऊपर आए हुए सवालात की तरह इसमें भी 2 ऑप्शन दिए गए, A और B। A और B में से कोई एक करना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है दरअसल आपको। तो इन दोनों में से कोई एक टॉपिक पर आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करना है। ऑलराइट मोहतरम हजरात, फिर बी में यहाँ पर बहुत डिटेल में क्या कहते हैं ये दिया हुआ है। ये सारा क्वेश्चन नंबर 6B का की तफसीलात है। ठीक है, उसमें क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक क्या कहते हैं, आपको एक नीचे जितना भी कुछ डिटेल दी गई है
इन तमाम डिटेल को सामने रखकर एक नोट आपको तैयार करना है। उसमें जो भी एब्रीविएशंस हैं, ठीक है, उनका इस्तेमाल करना है, कम से कम 4 का। इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी हुई हैं किस तरीके से वो करना है। फिर यहाँ पर कलर थेरेपी के बारे में ये पूरा है, ये तो कैसे हैं वो आप देख सकते हैं। चलिए हम आते हैं अब कि इसको सॉल्व किस तरीके से करना है और कैसे कैसे करना। सबसे पहले तो आप जब इसको लिखना शुरू करेंगे तो चंद तफसील जो आप लिखेंगे उसको एक टाइटल पेज की शक्ल देंगे। एक टाइटल पेज बनाएंगे बड़ा सा। फर्स्ट पेज जो रहेगा वो आपका सरे वरक रहेगा और उस सरे वरक पर आप ये तमाम चीज़ें लिख सकते हैं। नेम, इनरोलमेंट नंबर, AI नेम, सब्जेक्ट, ये तमाम चीज़ें आपको आपके उस पर मिली होंगी। ये तमाम चीज़ें आप डालकर उसका एक टाइटल पेज बना डालेंगे। टाइटल पेज बनाने के बाद आप फिर उसका सवाल जवाब आप लिखना शुरू करेंगे। सवाल जवाब लिखते वक्त आप क्वेश्चन को उतार भी सकते हैं, आंसर शीट पर अपनी क्वेश्चन को उतार भी सकते हैं। क्वेश्चन को उतार सकते हैं का मतलब यह है कि ये जो लिखा हुआ है, जैसे WH डेविस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्वेश्चन है, इसको आप उतार भी सकते हैं। और अगर उतारना नहीं चाहें तो सिर्फ आप ऐसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन 1A, CA है, A लिख दिया और ये लिखकर फिर अगली लाइन में आप लिखें आंसर और जवाब लिखना शुरू कर दें। ऐसा आप कर सकते हैं। आपको क्या कहते हैं, पूरा क्वेश्चन उतारने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे पास वक्त है और है भी वक्त आपके पास, तो आप इसको लिख भी सकते हैं। क्या है क्वेश्चंस और क्या क्या आपको जवाब लिखने हैं, वो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, ताकि जब आप लिख रहे हों तो आपको पता भी हो कि क्या लिख रहे हैं आप। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। मुंदरजा झेल सवालात में से, फॉलोइंग क्वेश्चंस का मतलब मुंदरजा झेल सवालात, यानी नीचे दिए गए सवालात, नीचे दिए गए सवालात में से किसी एक का जवाब लिखिए 40 से 60 लफ्जों में, 2 मार्क्स, 2 नंबर का ये। क्या सवाल है? ये सवाल है, WH डेविस poem Leisure reflects on the busyness of modern life and the lack of time for simple contemplative moments. Analyze the significance of the speaker's reference to nature, such as standing beneath boughs and observing squirrels hiding their nuts. How does it contribute to the theme of the poem? एक नज़म है जिसका नाम है लेजर, यानी खाली वक्त। इस नज़म के अंदर क्या हुआ है, इस नज़म के जो पोइट हैं वो हैं WH डेविस, उनका नाम है। WH डेविस की नज़म लेजर रिफ्लेक्ट्स, रोशनी डालती है, ऑन द बिजनेस ऑफ मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न ज़िंदगी की मशगूलियत पर। यानी आज की जो हमारी मॉडर्न ज़िंदगी हो गई है बहुत मसरूफ़ हो गई है, इतनी मसरूफ़ हो गई है कि बस हम हर वक्त काम 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 के पीछे पड़े रहते हैं, और जो हमारा क्या कहते हैं, अपने आप को हम टाइम नहीं देते, नेचर को हम टाइम नहीं देते। नेचर से मुराद फितरत और फितरी चीज़ें जैसे पेड़ पौधे, नदी दरिया और नहर, समंदर, क्या कहते हैं, पहाड़, ठीक है, हरियाली, ये सब खुदा की बनाई हुई नेचुरल चीज़ें हैं जो अल्लाह ने इंसान के लिए ही बनाई हैं। और इंसान इन सब में मसरूफ़ होकर या इन सब में वक्त लगाकर, क्या कहते हैं, अपने जहन के बोझ को हल्का कर सकता है, अपने स्ट्रेस को ख़त्म कर सकता है। लेकिन आजकल जो है मॉडर्न ज़िंदगी में हमारी इन तमाम चीज़ों के लिए वक्त ही नहीं रह गया है। तो वही कहना चाहते हैं, WH की नज़म लेजर रिफ्लेक्ट्स ऑन द बिजनेस ऑफ मॉडर्न लाइफ, वो मॉडर्न लाइफ की मशगूलियत पर रोशनी डालती है, एंड द लैक ऑफ टाइम, और वक्त की कमी पर रोशनी डालती है। किस चीज़ के लिए वक्त की कमी? फॉर सिंपल कॉन्टेम्पलेटिव मोमेंट्स,
सादा गौर करने वाले लम्हात पर, यानी ऐसा नहीं है कि आदमी जो है वक्त निकाल कर अपना किसी चीज़ पर कॉन्टेम्पलेशन, गौर व फिक्र करे, मुराकबा करे, ठीक है, योगा करे, इंसान के पास इन तमाम चीज़ें करने का वक्त नहीं रहेगा। एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्पीकर्स रेफरेंस टू नेचर। एनालाइज तज्जिया करना, सिग्निफिकेंस अहमियत। स्पीकर ने यानी मुतकल्लिम ने, शायर ने नेचर का जो हवाला दिया है, रेफरेंस टू नेचर, नेचर का हवाला, रेफरेंस हवाला। शायर ने नेचर की तरफ जो हवाला दिया है उसकी अहमियत का तज्जिया कीजिए। शायर ने क्या कहते हैं, नेचर, शायर की या स्पीकर की नेचर के रेफरेंस की अहमियत पर आप रोशनी डालिए, तज्जिया कीजिए। सच एज, उन्होंने क्या क्या हवाला दिया है अपनी नज़म में, सच एज, जैसा कि स्टैंडिंग बीनीथ बॉउज, पेड़ की टहनियों के नीचे खड़ा होना, एंड ऑब्जर्विंग स्क्वेरल्स हाइडिंग देयर नट्स, और गिलहरियों को देखना, गिलहरियों का मुशाहदा करना अपने नट्स को यानी अखरोट वगैरह को छुपाते हुए। हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू द थीम ऑफ द पोएम, किस तरीके से ये तमाम बात इस नज़म का जो मौजू है उसको कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है, उस पर क्या कहते हैं, अपना उसमें किस तरीके से, उसकी थीम में किस तरीके से मुआविन है ये। तो ये सवाल हो गया, क्या सवाल हो गया कि W.H. डेविस की जो नज़म है लेजर, उन्होंने अपनी इस नज़म में मॉडर्न लाइफ की मसरूफियात पर रोशनी डाली है, और उन्होंने ये कहा है कि इंसान के पास वक्त नहीं रहा, अब किस चीज़ के लिए वक्त नहीं रहा, कि इंसान जो है छोटी छोटी जो फितरी या कुदरती चीज़ें हैं उन पर गौर करे। उन्होंने अपनी नज़म में ये कहा कि किसी पेड़ की टहनी के नीचे खड़े हो जाना या किसी गिलहरी को अपने अखरोट वगैरह को छुपाते हुए देखना, इन तमाम चीज़ों को देखना भी इंसान का क्या कहते हैं, फितरत के जो मज़ाहिर हैं उनसे इंजॉय करना, ये भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, और इससे इंसान जो है नेचर के तई अपना कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये कुछ रेफरेंसेस उन्होंने अपनी नज़म के अंदर दिए। चलिए इसका जवाब, ये तो सवाल था सिर्फ, जवाब। इन लेजर द स्पीकर यूजेस इमेजरी लाइक स्टैंडिंग बीनीथ बoughs and watching squirrels hide their nuts to emphasize the importance of appreciating nature's beauty. लेजर नज़म में मुतकल्लिम इमेजरी एक लिटरेरी डिवाइस है, ठीक है, एक लिटरेरी डिवाइस है ये, क्या कहते हैं, फिगरेटिव अंदाज में किसी ऐसी ताबीरात का इस्तेमाल करना कि जिससे आपके जहन में उसकी एक तस्वीर बन जाए, उसको इमेजरी बोलते हैं। जैसे आप अपने आप को किसी पेड़ की शाख के नीचे खड़ा देखें या खड़े होने का तसव्वुर करें तो फ़ौरन आपके जहन में एक क्या बन जाती है, तस्वीर बन जाती है। इसी तरीके से आप तसव्वुर करें कि कोई गिलहरी है जो घास में या पेड़ की टहनी में या पेड़ के किसी शाख पर नट्स को, या जैसे मूंगफली है या जैसे क्या कहते हैं आपका बादाम है, अखरोट है, वो कहीं से ढूंढ कर लाई है और उसको छुपा रही है। जब इस तरीके की बातें या इस तरीके का मंजरनामा आप पेश करते हैं तो आपके जहन में एक तस्वीर बनती है। तो इस तरीक़ेकार को क्या कहते हैं, लिटरेचर में इमेजरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इमेजरी। इमेज तस्वीर को बोलते ही है, तो इमेजरी वो लिटरेरी डिवाइस जिसके ज़रिए से आप किसी कोई तस्वीर पैदा करें जहन में। चलिए देखिए क्या मतलब है अब इसका। लेजर, ये नज़म का नाम है। लेजर में मुतकल्लिम इमेजरी का इस्तेमाल करता है, जैसे कि किसी शाख के नीचे खड़े होना या गिलहरी को अपने नट्स को छुपाते हुए देखना,
टू एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अप्रिशिएटिंग नेचर्स ब्यूटी। फितरत की या कुदरत की जो खूबसूरती है, नेचर्स ब्यूटी कुदरत की खूबसूरती की कदर करने की अहमियत पर ताकीद डालने के लिए इन तमाम ताबीरात का इस्तेमाल जो शायर ने किया है वो इसलिए किया है ताकि इंसान कुदरत की जो खूबसूरती है उसको सराहे, उसकी तारीफ करे, उसकी प्रशंसा करे, उसको समझे। These simple acts, ये सादा से अमल, सिंबलाइज, ये सिंबल होते हैं, ये क्या कहते हैं, अक्कासी करते हैं, ये इस बात को बताते हैं, सिंबलाइज माइंडफुलनेस, आप कितने माइंडफुल हैं, कितने मुहतात हैं, कितने मुतवज्जे हैं, आप कितना तवज्जो दे रहे हैं, इस बात को बताते हैं। एंड द जॉय ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट, और हाल में जीने की जो खुशी है उसको बतलाते हैं। दे हाईलाइट हाउ मॉडर्न लाइफ रश रॉब्स अस ऑफ सच serene experience, underscoring the theme of reconnecting with nature. They highlight, ये तमाम ताबीरात जो ऊपर जिक्र की गई, जिनका ऊपर जिक्र किया गया, ये तमाम ताबीरात हाईलाइट करती हैं कि किस तरीके से मॉडर्न जिंदगी की भाग दौड़ ने, मॉडर्न लाइफ रश का मतलब जल्दबाजी, भाग दौड़, कि किस तरीके से मॉडर्न जिंदगी की भागदौड़ ने, या किस तरीके से मॉडर्न जिंदगी की भागदौड़ रॉब्स अस, हमसे लूट लेती है, हमसे छीन लेती है, ऑफ सच सीरीन एक्सपीरियंस, इस तरीके के पुरसुकून तजर्बात को, इस तरीके के जो पुरसुकून सीरीन एक्सपीरियंस हैं, तस्कीन बख्श, सुकून पहुंचाने वाले जो ये एक्सपीरियंसेस हैं, वो हमसे छीन लेती है। अंडरस्कोरिंग द थीम ऑफ रिकनेक्टिंग, अंडरस्कोरिंग द थीम ऑफ रिकनेक्टिंग विद नेचर, अंडरस्कोर का मतलब वही एम्फेसाइज होता है, ताकीद डालना, नेचर के साथ दोबारा से जुड़ने के मौजू पर जोर डालते हुए। यानी इन तमाम बातों के जरिए से शायर इस बात की तरफ तवज्जो दिला रहा है कि इंसान को फितरत के साथ या कुदरत के साथ जो मज़ाहिर कुदरत हैं, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, ठीक है, नहरें, आबशार, झरने, जानवर, चरिंदो परिंद, ये सब कुदरती मज़ाहिर हैं, मज़ाहिर कुदरत हैं, इनमें इंसान को दिलचस्पी रखनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ क्या कहते हैं, पैसा कमाने के लिए भाग दौड़ करते रहना, अपने आप को काम में मसरूफ रखना और ज़िंदगी की जो खूबसूरतियां हैं इनमें दिलचस्पी न रखना, ये इंसान के खोखला होने की दलील है। ठीक है, गोया कि ये कहना चाह रहे हैं। चलिए, खैर मैंने बहुत ज़्यादा इसकी वजाहत कर दी और वो कर दिया, आपको पहला सवाल तो समझाने के लिए इतनी ज़्यादा वजाहत तो नहीं कर पाऊंगा मैं, बस ये कि आप, ये सवाल हो गया, ये जवाब हो गया, आपको बस ऐसे ऐसे ही लिख देना है, ये आपको ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, जो सवाल लिखा वो जवाब आप लिखा हुआ है वो आपको लिख देना है बस। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स, अगले सवाल का जवाब भी 40 से 60 लफ्जों में दीजिए। 2 नंबर का है। सवाल क्या है, हाउ कैन वन स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन मिटिगेटिंग एंड एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ टेलीविजन कंजम्पशंस एंड हार्नेसिंग इट्स पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। किस तरीके से एक शख्स जो है तवाजुन को बरकरार रख सकता है टीवी देखने के, टेलीविजन कंजम्पशन, टीवी को देखना, ठीक है, टीवी देखने के नुकसानदेह या बुरे असरात को कम करने के दरमियान, एंड हार्नेसिंग इट्स पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, और टीवी के जो मुस्बत पहलू हैं उनको अपने काबू में करने, हार्नेस करना मतलब किसी चीज को अपने काबू में करना, अपनी कुदरत में करना, तो उनको हार्नेस करने के दरमियान, यानी कैसे एक शख्स कैसे ये तवाजुन बरकरार रख सकता है कि टीवी तो देखे लेकिन टीवी को नफा बख्श काम के लिए देखे, टीवी के जो नुकसानदेह पहलू हैं उसकी तरफ न जाए। तो ये तवाजुन किस तरीके से बरकरार रखे कि कहाँ पर ये किस तरीके से लाइन खींची जाए कि
ये चीज़ जो है सही है टीवी देखने के लिए और ये चीज़ गलत है? ये सवाल है। आंसर, the balanced television's effects viewers should limit screen time, choose, माफ कीजिएगा, to balance television's effects viewers should limit screen time, choose educational and meaningful content, and avoid overindulgence in entertainment programs. टीवी के असरात को बैलेंस करने के लिए व्यूअर्स यानी नाजरीन, व्यूअर्स शुड लिमिट स्क्रीन टाइम, नाजरीन को स्क्रीन टाइम अपना महदूद करना चाहिए। स्क्रीन टाइम यानी स्क्रीन का वक्त, वो वक्त होता है जो आप स्क्रीन के सामने गुजारते हैं, यानी आपके सामने स्क्रीन गुजरी, आप देख रहे हैं कोई चीज़, तो ये आपका स्क्रीन टाइम बन रहा है। ठीक है, तो अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट करें, एक तो ये काम करें। चूज एजुकेशनल एंड मीनिंगफुल कंटेंट, आप तालीमी और मानाखेज मवाद देखें, मानाखेज मवाद का इंतखाब करें, यानी आप एजुकेशनल चीज़ें देखें, ऐसी चीज़ें देखें जिसके अंदर आपको कुछ सीखने को मिलता है, या ऐसी चीज़ देखें जिसका कोई माना और मकसद हो। बेमकसद के टिकटॉक वाली वीडियो देखकर आप वक्त ज़ाया ना करें। एंड अवॉइड ओवर इंटेलिजेंस इन एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स, और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स यानी कि खेल कूद वाले जो प्रोग्राम हैं, तफरीही और मज़े लेने के लिए जो क्या कहते हैं प्रोग्राम या वीडियोस बनते हैं, उनको बोलते हैं एंटरटेनमेंट। ठीक है, खेल कूद तफरी, तो तफरीही प्रोग्राम जो है उसमें बहुत ज़्यादा मशगूल होने से परहेज़ करें, उसके अंदर बहुत ज़्यादा शमूलियत, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस आपका बहुत ज़्यादा उसके अंदर मुलविस होना वो ठीक नहीं है, उससे परहेज़ करें। पेरेंटल गाइडेंस कैन हेल्प चिल्ड्रन अवॉइड इनएप्रोप्रिएट कंटेंट। पेरेंटल गाइडेंस, वालिदैन की हिदायत, यानी जो छोटे बच्चे वीडियोस वगैरह या इस तरह की चीज़ें देखते हैं, तो फ़ोन में या क्या कहते हैं आप टीवी वगैरह पर, उस पर वालिदैन की रहनुमाई में जो चीज़ों को देखें वो, तो वालिदैन की रहनुमाई कैन हेल्प चिल्ड्रन अवॉइड, बच्चों की मदद कर सकती है बचने में, किस चीज़ से बचने में? इनएप्रोप्रिएट कंटेंट, नामुनासिब मवाद को देखने से बचने के लिए। वाइल एडल्ट्स कैन फोकस ऑन न्यूज़, जबकि जो अडल्ट्स हैं, बड़े लोग हैं, जवान और समझदार लोग हैं, कैन फोकस ऑन न्यूज़, वो न्यूज़ पर फोकस कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज पर फोकस कर सकते हैं, और मोटिवेशनल शोज़ या मोटिवेशनल जो शो होते हैं जिसके अंदर इंसान को मोटिवेशन दिया जाता है, उभारा जाता है कुछ अच्छे काम करने पर, वो देख सकते हैं। अवेयरनेस ऑफ इट्स ड्रॉबैक्स इंश्योर इट्स पॉजिटिव पोटेंशियल इज ऑप्टिमाइज्ड। इसके जो ड्रॉबैक हैं, यानी कि इसके जो नुकसानात हैं, जो इसके नेगेटिव एस्पेक्ट हैं, उसके बारे में जागरूकता, उसके बारे में आशनाई और वाकफियत, इंश्योर वो इस बात को यकीनी बनाती है कि इसके मुस्बत मुमकिना इसके जो मुस्बत सलाहियत है उसका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, यानी पेरेंट्स अगर कोई बच्चे देख रहे हैं कोई चीज़ टीवी वगैरह पर, तो वालिदैन इस बात का ख्याल रखें कि बच्चे उनकी रहनुमाई में चीज़ें देखें, और किन किन चीज़ों को बच्चे देख रहे हैं पेरेंट्स उसको कंट्रोल कर सकें। और बड़े लोग अगर देख रहे हैं तो वो लोग न्यूज़ देखें, डॉक्यूमेंट्री देखें। डॉक्यूमेंट्री दरअसल हकीकत पर मबनी जो ड्रामे या हकीकत पर मबनी जो कहानियाँ वगैरह बनाई जाती हैं उसको डॉक्यूमेंट्रीज बोलते हैं। अच्छा जी, और साथ साथ अगर आपको ये पता रहेगा कि भाई टीवी वगैरह देखने के आजकल के ज़माने में फ़ोन है, फ़ोन देखने के क्या क्या नुकसानात हैं, अगर आपको इस बारे में वाकफियत है तो फिर आप उसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से बचेंगे। 2 नंबर का सवाल हो गया ये भी। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। 40 से 60 लफ्ज़ों में इसका भी जवाब दीजिए। क्या है सवाल? व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म चाइल्ड सर्विट्यूड? चाइल्ड सर्विट्यूड, इस इस्तिलाह की क्या अहमियत है, यानी इस इस्तिलाह का क्या मतलब है चाइल्ड सर्विट्यूड? ठीक है,
जो चाइल्ड लेबर होती है या चाइल्ड सर्विट्यूड होती है। एंड हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू द डिस्कशन अबाउट द रिकॉग्निशन ऑफ गर्ल्स डोमेस्टिक लेबर एज अ फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, और किस तरीके से लड़कियों के डोमेस्टिक लेबर यानी घरेलू जो घर में छोटी बच्चियों से जो काम कराते हैं गर्ल्स डोमेस्टिक लेबर, वो किस तरीके से चाइल्ड लेबर की एक शक्ल की शनाख्त के बारे में डिस्कशन में ये बात कंट्रीब्यूट करती है। चलिए जवाब देखिए। इस सवाल का मकसद ये है कि चाइल्ड सर्विट्यूड या चाइल्ड लेबर, बच्चों से काम कराना, ये गैर कानूनी चीज़ है। एक बात तो ये हो गई कि लड़के जो है बाहर किसी होटल पे या कहीं भी छोटे बच्चे लड़के वो काम करते हैं, तो वो भी क्या है, बच्चा मजदूरी है या बच्चों की मजदूरी है, जो कि गैर कानूनी काम है और जुर्म है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वहीं एक तरफ ये बात होती है कि घर में छोटी बच्चियों से भी तो काम कराया जाता है। क्या घर में छोटी बच्चियों से काम कराना ये चाइल्ड लेबर के जुमरे में नहीं आता है? ये आता है। तो क्या है उसी बारे में। चाइल्ड सर्विट्यूड रेफर्स टू एक्सप्लॉइटिंग चिल्ड्रन। सबसे पहले तो इस्तिलाह जो चाइल्ड सर्विट्यूड थी उसकी बात कर रहे हैं। चाइल्ड सर्विट्यूड रेफर्स टू एक्सप्लॉइटिंग चिल्ड्रन फॉर अनपेड और लो वेज लेबर ऑफन इन अनसेफ कंडीशंस। चाइल्ड सर्विट्यूड यानी बच्चों से काम कराना, ठीक है, चाइल्ड लेबर रेफर्स इशारा करती है इस बात की तरफ, किस बात की तरफ, कि बच्चों का इस्तेहसाल करना यानी बहुत ज़्यादा काम कराना, पैसे कम देना, इसको बोलते हैं एक्सप्लॉइट करना, इस्तेहसाल करना, गलत इस्तेमाल करना। बच्चों का इस्तेहसाल करना फॉर अनपेड, बगैर पेमेंट वाली, और लो वेज या कम मजदूरी वाली लेबर, मेहनत पर। ऑफन इन अनसेफ कंडीशंस, अक्सर व बेशतर किसी गैर महफूज सूरत हाल में, कंडीशन, यानी बच्चों से काम कराते हैं और बच्चों से काम भी इस तरीके से कराते हैं कि या तो उसको पैसे नहीं देते हैं या पैसे देते भी हैं तो बहुत कम देते हैं, और काम भी कराते हैं तो अनसेफ कंडीशंस में कराते हैं। रिकॉग्नाइजिंग गर्ल्स डोमेस्टिक लेबर एज चाइल्ड लेबर इज क्रूशल बिकॉज इट हाईलाइट्स देयर vulnerability to exploitation. Recognizing girls डोमेस्टिक लेबर, लड़कियों का घरेलू कामकाज करना, घर पर जो मजदूरी है, घर पर जो कामकाज करती हैं लड़कियों के घर पर कामकाज करना, इसको समझना भी, इसको पहचानना भी क्रूशल, अहम है। बिकॉज इट हाईलाइट्स, क्योंकि ये बात हाईलाइट करती है देयर वल्नरेबिलिटी, ठीक है, उनकी बेदस्तोपाई को, देयर वल्नरेबिलिटी टू एक्सप्लॉयटेशन, उनकी इस्तेहसाल के तई बेदस्तोपाई को, यानी उनके अंदर इतनी सख्त नहीं है कि वो अपना क्या कर सकें, दिफा कर सकें, वो वल्नरेबल है, ठीक है, उनको जो जिस तरीके से चाहे इस्तेमाल कर सकता है घर में बच्चों को। दिस टर्म अंडरस्कोर्स द नीड टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रंस राइट्स, ये इस्तिलाह हाईलाइट करती है, ये इस्तिलाह ताकीद डालती है बच्चों के हुकूक को महफूज करने की ज़रूरत पर ये इस्तिलाह जो है वो ताकीद डालती है। एंड इंश्योर, और इस बात को यकीनी बनाती है, दे हैव एक्सेस टू एजुकेशन, कि बच्चों के पास एजुकेशन का यानी तालीम का क्या होना चाहिए, तालीम तक बच्चों की रसाई होनी चाहिए, इन अ सेफ इन्वायरमेंट, और एक साजगार और महफूज माहौल तक बच्चों की रसाई होनी चाहिए। चलिए जी, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 से आपका 4 नंबर का सवाल जो है वो शुरू हो जाएगा। यहाँ से सवाल का जवाब थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 100 to 150 वर्ड्स, 100 से 150 अल्फाज में इसका जवाब देना है। क्या है सवाल? सवाल है, इफ़ यू आर डिजाइनिंग ए न्यू स्पेस प्रोब टू एक्सप्लोर मार्स फॉर साइंस ऑफ लाइफ, व्हाट स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स वुड यू इंक्लूड? अगर आप स्पेस प्रोब यानी खला में जांच पड़ताल के लिए, ठीक है, खला में टू एक्सप्लोर मार्स यानी मरीख, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, मरीख पर आप जिंदगी की अलामात
ढूंढने के लिए, अगर आप कोई नया स्पेस प्रोब को आप कोई डिज़ाइन कर रहे होते, यानी आप कोई प्रोग्राम बना रहे, आप कोई ऐसी मशीन बना रहे होते, तो व्हाट स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, कौन से मखसूस आलात एंड एक्सपेरिमेंट्स और कौन से मखसूस तजर्बात वुड यू इंक्लूड, आप उसमें शामिल करते। और द टिपिकल किस्म का ये क्वेश्चन है, इसका जवाब आप देख लीजिए। A space probe to explore Mars for life should include instruments like a spectrometer to analyze soil composition. अगर हम मार्स पर यानी मरीख पर जिंदगी की तलाश के लिए हम स्पेस प्रोब बनाते, तो उसके अंदर हम इस तरीके के आलात शामिल करते। किस तरीके से? जैसे कि एक स्पेक्ट्रोमीटर हम उसमें शामिल करते। स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है? सोयल कंपोजिशन, मट्टी की जो बनावट है, यानी मट्टी के अंदर क्या क्या चीज़ है, मट्टी के अंदर बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं, तो मट्टी की क्या कंपोजिशन है उसको हम तज्जिया करते हैं। अब वाटर डिटेक्शन सिस्टम, एक पानी की शनाख्त या पानी की पहचान, पानी ढूंढने वाला एक सिस्टम भी हम उसमें शामिल करते हैं। एंड माइक्रोस्कोप, और एक खुर्दबीन भी हम उसमें शामिल करते टू स्टडी माइक्रोबियल स्ट्रक्चर्स, खुर्दबीनी सतह के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको हम जांचने के लिए। इट शुड ऑल्सो हैव अ वेदर स्टेशन टू मॉनिटर क्लाइमेट कंडीशंस, उसमें एक वेदर स्टेशन भी होना चाहिए, यानी मौसम का पता लगाने वाला एक स्टेशन भी होना चाहिए, टू मॉनिटर, नज़र रखने के लिए, क्लाइमेट कंडीशंस पर, यानी माहौल जो वहाँ का मौसम है उसकी क्या कंडीशंस हैं उस पर। एंड अ DNA सीक्वेंसर टू डिटेक्ट पोटेंशियल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और उसके अंदर जो है हमें एक DNA सीक्वेंसर यानी DNA की तरतीब के साथ रखने वाला एक आला भी हमें उसके अंदर शामिल करना चाहिए, टू डिटेक्ट पोटेंशियल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ताकि हम वहाँ के मुमकिना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको हम पहचान सकें, उनकी हम शनाख्त कर सकें। Cameras equipped with infrared technology can capture images of surface features, while a robotic arm can collect and test soil samples. हम उसके अंदर इस तरीके की चीज़ें भी शामिल कर सकते हैं, जैसे कि वो कैमरा जिसके अंदर इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी हो, क्योंकि वो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी वाले कैमरा से लेस कैमरा कैन कैप्चर इमेजेस ऑफ सरफेस फीचर, वो ऊपरी की जो सतह होती है उसकी जो खद्दोखाल है, उसकी जो खसूसियात हैं, उसकी वो तस्वीरें बना सकता है। वाइल ए रोबोटिक आर्म कैन कलेक्ट एंड टेस्ट सॉइल सैंपल्स, जबकि एक रोबोट वाली आर्म वो कलेक्ट कर सकती है और मट्टी के जो सैंपल हैं उसको टेस्ट कर सकती है। अ सैंपल रिटर्न मैकेनिज्म वुड अलाउ एडवांस्ड एनालिसिस बैक ऑन अर्थ, और एक सैंपल को वापस लाने वाला कोई मैकेनिज्म वुड अलाउ एडवांस एनालिसिस बैक ऑन अर्थ, वो हमें इजाज़त देता है कि हम एडवांस लेवल पर उसका यहाँ ज़मीन पर भी हम तज्जिया और जांच कर सकें। दीज टूल्स कलेक्टिवली इंश्योर, ये तमाम आलात मजमूई तौर पर इस बात को कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन फॉर लाइफ ऑन मार्स, मरीख पर ज़िंदगी की तहकीक और उसकी जांच और तफ्तीश, जांच पड़ताल, एक जामे जांच पड़ताल को यकीनी बनाने में यकीनी बना सकती हैं। ठीक है, यानी अगर आपको मार्स पर ज़िंदगी की अलामात ढूंढने के लिए भेजा जाता तो, और आप वहाँ के लिए कोई एक स्पेस प्रोब बनाते, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल करते? तो उसका जवाब है कि आप उसके अंदर, हम उसके अंदर ये चीज़ें शामिल कर सकते थे और उससे ये फ़ायदे होते। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी 5 उसका है, सॉरी 4 नंबर का है। क्या है? सेलेक्ट अ जॉब एडवर्टीजमेंट दैट इज सूटेबल फॉर यू। देखिए हर क्वेश्चन में 2-2 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन हम 2 में से सिर्फ एक ऑप्शन को हम कर रहे हैं। सेलेक्ट अ जॉब एडवर्टीजमेंट, एक जॉब एडवर्टीजमेंट का आप इंतखाब कीजिए दैट इज सूटेबल फॉर यू, जो कि आपके लिए सूटेबल हो, मुनासिब हो। फ्रॉम द रिसेंट न्यूज़पेपर, हाल ही में किसी न्यूज़पेपर से। राइट अ लेटर ऑफ एप्लीकेशन, और एक एप्लीकेशन का लेटर लिखिए दैट यू मे राइट इफ़ यू विश टू अप्लाई फॉर इट, जो आप अगर आप उसके लिए अप्लाई करना चाहें तो लिख सकें। लेटर ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, किस तरीके से आप अपना जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो किस तरीके से अपना
लेटर लिखेंगे। मिसाल के तौर पर आप उस पर अपना नाम, अपना एड्रेस लिखेंगे, क्या 1 बहादुर शाह जफर मार्ग, न्यू दिल्ली 1100। दिल्ली कितना है ये? 2 है ना? हाँ, 110002। ठीक है जी। ऐसे करके आप एड्रेस डाल सकते हैं। यहाँ ये तो मैंने यहाँ का डाल दिया। आप जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हैं, आप जहाँ पर भी रहते हैं, जिस स्टेट में भी रहते हैं, उसी स्टेट का एक छोटा सा एड्रेस डाल सकते हैं। तारीख डाल सकते हैं, मिसाल के तौर पर आज तारीख है 5 दिसंबर है ना, ये 12/2025। ठीक है, ऐसे करके आपने डाला। फिर आप लिखेंगे टू द हायरिंग मैनेजर, कंपनी का नाम लिख दें। जैसे आप लिखते हैं क्या, टाटा मोटर्स, मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ मैं। या आप जो है किसी या आप किसी क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से इसके अंदर एक एप्लीकेशन लिखी हुई होगी जो हमने पढ़ाई थी, उसमें अप्लाइंग एज अ टीचर। ठीक है, इसके अंदर होगी, वो खोलिए ज़रा, क्योंकि इसमें ना डिटेल नहीं है, कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, टाइम भी नहीं है। पिछले सेशन में 12th में आखिर में थे ना वो, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग करके, उसमें तो राइटिंग करके कैसा थे, लेटर एप्लीकेशन देखना। हाँ, उस वाले सिस्टम पर हुई थी वो क्लास, तो वहाँ पर है क्या वो डिटेल? जी, मेरे पास होगी गालिबन। व्हाट्सएप पे भेजा मैंने, देखिए ज़रा इसमें अप्लाइंग एज अ टीचर, टीचर वाली एक वो करा देता हूँ एक सैम्पल के तौर पर, ताकि क्या कहते हैं, नंबर 3 होगी इसमें, नंबर 3, अप्लाइंग फॉर अ वैकेंसी एज एन इंग्लिश टीचर।
ना ना ना, कौन सी वाली? वैकेंसी? हाँ, बल्कि ऐसा कीजिए, ये लीजिए, मैं आपको एक और भेज रहा हूँ। यही करूँ बस? हम्म, यही करूँ? रुकिए रुकिए, वो इनकम्प्लीट रह गई वो। अब भेजिए, अब भेजिए दोबारा। और उधर खुला के देखना। वर्ड, तीन से। हाँ खुल रहा है। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। यहाँ नहीं आएगा माउस? अच्छा अच्छा अच्छा, ना ना, एंटर दबा दीजिए, हाँ एंटर, एंटर दबा दीजिए इधर। किधर है? हाँ हाँ, एंटर कीजिए। नहीं आया। हाँ ठीक है। लेटर ऑफ एप्लीकेशन इस तरीके से लिखा जाता है। एक सैंपल के तौर पे यहाँ पे मैंने आपके सामने लगाया है, आप इस तरीके से लिखेंगे। मान लीजिए आप किसी मदरसे में या किसी स्कूल में, आप किसी उर्दू मीडियम स्कूल में या उर्दू मीडियम मदरसे में, मान लीजिए आप इंग्लिश टीचर की आप दरख्वास्त दे रहे हैं, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ज़्यादा तौर पर सफ़िया अख्तर नाम हो गया, 123 स्ट्रीट नेम, गली नाम, और तफसीलात जो है आप यहाँ पर लिख दिए। सिटी, स्टेट, जिप कोड, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, जो आजकल के तमाम तकाज़े हैं कि आप तमाम चीज़ें उसके अंदर शामिल करें, वो तमाम चीज़ें आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी, तारीख डालेंगे, फिर उसके बाद किसको आप भेज रहे हैं, प्रिंसिपल XYZ स्कूल, उनका एड्रेस, सबसे डियर सर और मैडम, I'm writing to apply for the position of English teacher at XYZ school। आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं किसी भी स्कूल का। As a passionate individual with a keen interest in teaching, I'm excited about the opportunity to contribute to your institution and inspire students to develop their English language skills। I have completed my 12th grade education। जो भी आपने एजुकेशन मुकम्मल की है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। In Urdu medium and pursued the first year of graduation before dedicating myself to teaching. Although I am a fresher in a formal school environment, I have provided private tuition to children in my area, focusing in improving their language comprehension, grammar, and writing skill. This experience has honed my ability to adapt to individual learning needs and develop creative lesson plans. My background in Urdu medium education equips me with the unique ability to bridge linguistic gaps and help students from diverse backgrounds excel in English. I'm committed to creating supportive and inclusive learning environment where every student feels encouraged to participate and grow. I would be honored to bring my enthusiasm and dedication to XYZ School. I look forward to the opportunity to discuss how I can contribute to your students' success. Please feel free to contact me at phone number दे दीजिए, email address दे दीजिए, to schedule an interview.
थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई एप्लीकेशन। इस तरीके से आप सैंपल के तौर पर बहुत सी चीज़ें इसमें आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जो भी आप मुनासिब समझें। चलिए आखिरी क्वेश्चन इसमें आ जाएगा आपका ये वाला। आपको एक इसमें बनाना है प्रोजेक्ट। प्रिपेयर एनी वन प्रोजेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 500 वर्ड्स। 500 अल्फाज में तकरीबन आपको ये प्रोजेक्ट तैयार करना है। उसमें कई ऑप्शन है, ए भी है और बी भी है। ए वाले को हमने लिया है, राइट अ केस हिस्ट्री ऑफ अ गर्ल चाइल्ड और बॉय ऑफ योर लोकेलिटी हु वाज डिनाइड द राइट टू एजुकेशन। एक केस हिस्ट्री लिखिए एक ऐसी लड़की के बारे में या लड़के के बारे में जो आपके इलाके का हो, जिसको एजुकेशन का जो उसका हक है वो उससे छीन लिया गया हो। यानी हर इंसान के पास, हर बच्चे के पास राइट टू एजुकेशन है कि उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए, उसका बुनियादी हक है, बुनियादी अधिकार है, मूल्य अधिकार है। तो अगर किसी का मना कर दिया गया तो आप उसकी केस हिस्ट्री तैयार कीजिए। आप जो जवाब तैयार करेंगे तो इस तरीके से ये टाइटल डालेंगे, केस हिस्ट्री डिनायल ऑफ एजुकेशन टू ए गर्ल चाइल्ड। इस तरीके से आप ये फिर आप इसी तरीके से उसको लिख लीजिएगा। तकरीबन 500 अल्फाज में है, ये थोड़ा लंबा है, इसको करने का वक्त भी नहीं है। ये आप इस तरीके से बस आपको इसी तरीके से जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है इसी तरीके से आप लिख दीजिएगा। बस आपको चेंजेस क्या करनी पड़ेंगी, एक चेंज करनी पड़ेगी इसमें जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, यहाँ पे आप कोई अपने इलाके का नाम लिख देंगे, जैसे इन ए मॉडेस्ट विलेज इन योर लोकेलिटी। यहाँ पर जो लोकेलिटी है यहाँ पर आप अपने इलाके का नाम लिख देंगे। बस मिसाल के तौर पर आप बोल सकते हैं इन कर्नाटका, इन अ मॉडेस्ट विलेज इन कर्नाटका अ यंग गर्ल नेम रुखसार, या इन अ मॉडेस्ट विलेज इन उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड, जो भी है ऐसे करके आप अपने इलाके का कोई भी नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। बाकी चीज़ें आप इसको इसी तरीके से रखिए और लिख डालिए, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। और मोहतरम हज़रात कोई सवाल आपका किसी का तो पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी का अगर कोई सवाल नहीं है तो हम सेशन अपना यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इसी के साथ आप इसको खूबसूरती के साथ, बेहतरीन अंदाज में, खुशखती, अच्छी तहरीर के साथ इसको लिखें। 31 दिसंबर तक ये जमा किया जाना है अपने कोऑर्डिनेटर्स के पास। तो आप 31 दिसंबर तक अपने कोऑर्डिनेटर्स के पास इसको लिख कर एक बेहतरीन अंदाज में आप जमा कर दीजिए। वो इसकी तस्वीर कशी करके उसको अपलोड कर देंगे वो। ठीक है, चलिए ठीक है, इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं आज का सेशन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।